हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 क्लास में पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ते हो, और फिर एक सब्जेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा सिलेबस लेके क्यों आता है। जैसे बिजनेस स्टडीज की ठीक है भाई 12 चैप्टर्स हैं, अकाउंट से ठीक है भाई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया, बट ये इकोनॉमिक्स में ये अलग अलग सब्जेक्ट क्यों है, ठीक है ना। तो इनके बारे में पहले बात करते हैं और फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बिल्कुल पहले चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो वो ये बताता है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए, है ना, कि भाई नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट बजट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे बात करता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये बेटा सब्जेक्ट ऐसा है। अब मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बेटा आज ये पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में समझा देता हूं कि भैया ये सब्जेक्ट किस बारे में, बाकी हम सारे चैप्टर्स को फिर आराम से पढ़ते रहेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप ये देखते हो कि भाई आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे देश में इकोनॉमी के क्या हालचाल है। समझ रहे हो ना, कि भाई ठीक है गवर्नमेंट बजट हर साल आता है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले बहुत सालों से आ रहा है, 1947 से ही आ रहा है, 1950 से ही आ रहा है गवर्नमेंट बजट, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेट लंबे समय से चल रहा है। बट अब यहां पे आप ये पढ़ते हो कि ये गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सब चीजों का हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, पिछले 70-75 सालों में हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया और कैसे किया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहां पे पढ़ते हो। तो बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस और है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। जब आप मैक्रो पढ़ते हो तो आपको ज्यादा कठिन लगता होगा मैक्रो, नेशनल इनकम, स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, गवर्नमेंट बजट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आपको कठिन लगता होगा। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल कहानी है, कहानी बिल्कुल पोएम की तरह आपको सुनाऊंगा। और कहानी बिल्कुल पोएम या कहानी की तरह आपको याद होगी। जैसे आप जब छोटे थे तो हिंदी में कहानियां पढ़ते थे ना, निबंध पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, कविताएं पोएम पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे कहानी समझनी है। याद करने की चीजें बहुत कम है और समझने की चीजें बहुत ज्यादा है। तो आज का बेटा जो चैप्टर है वो है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, जहां पे आप बात करते हो कि भाई जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 1947 के टाइम पे कैसी थी। यानी कि जब भारत को अंग्रेज छोड़ के भाग गए, चले गए, तो वो हमें कैसी इकोनॉमी देके गए, है ना। आपको पता है बेटा कि 1947 15 अगस्त को हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, हमको क्या मिली, आजादी मिली, ठीक है ना। कब, 15 अगस्त 1947 को। और फिर 1950 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन जब इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था, जब हमें स्वतंत्रता मिल रही थी, जब एक भारत एक ऐसा देश हो रहा था जो स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय हमारी इकोनॉमी की हालात, हमारी इकोनॉमी के जो हालचाल है वो कैसे थे। तो आज का बेटा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपके बेटा पहले यूनिट में आता है, ध्यान रखेंगे। पहले यूनिट में बेटा 3 चैप्टर हैं। आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे वाले चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में क्या हुआ ये पढ़ेंगे। और थर्ड वाले चैप्टर में हम 1991 की एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो सिलेबस बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आराम से आप सारी चीजें समझोगे और उसके बाद आगे के यूनिट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टोटल आप देखोगे तो बेटा इस पूरे सब्जेक्ट में 3 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। यूनिट्स अगर आप देखोगे तो बेटा 3 है, 3 यूनिट्स हैं, और टोटल 8 चैप्टर्स आर देयर। तो ये 8 चैप्टर के वन शॉट आपको धीरे धीरे अपने इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। पहला वन शॉट आपके सामने है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों की आज की क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया, है ना, तो आप ये समझो बेटा कि जब 1947 में जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ के चले गए, ठीक है ना, या भाग गए, तो उन्होंने हमें कैसी इकोनॉमी दी, ये आप पढ़ते हो इस वाले चैप्टर में, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे। दूसरे वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि 1950 से 1990 के बीच में, इन 40 सालों में, 40 इयर्स में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। और तीसरा जो आप चैप्टर पढ़ते हो वो पढ़ते हो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी।
ये है पहला चैप्टर, ये है दूसरा चैप्टर और ये है तीसरा चैप्टर, और ये तीनों चैप्टर मिला के बनती है यूनिट नंबर 1। ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के वन शॉट इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा, आप आराम से बैठ के पढ़ते रहना। आज पढ़ेंगे क्या क्या बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी के क्या हालचाल थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है ना। उसके बाद लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। बेटा ये कॉलोनियल रूल क्या होता है, देखो आप वैसे तो हिस्ट्री में पढ़ के आते हो ना कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है कि जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, शासन करते थे, तो वो कहते थे कि इंडिया कोई हमारा देश नहीं है। उन्होंने कभी इंडिया को अपना देश नहीं माना, उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी माना। देश उन्होंने हमेशा अपने ग्रेट ब्रिटेन को ही माना और इंडिया को एक कॉलोनी माना। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ा देश है कॉलोनी माने जाने के लिए, लेकिन उनसे तो बहुत ही बड़ा देश है हमारा, लेकिन है ना, फिर भी वो इंडिया को कॉलोनी मानते थे। और क्योंकि कॉलोनी मानते थे, देश नहीं मानते थे, तो कभी देश की तरह रूल भी नहीं करते थे, ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, ना ही कोई ट्रेड के ऊपर काम किया, क्योंकि उनका मेन मकसद था सिर्फ और सिर्फ लूटना। किसका? ब्रिटिशर्स का। कि भैया भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पे रॉ मटेरियल्स की सौगात है, रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है, क्या नहीं है भारत में, सब कुछ है। बहुत बढ़िया फर्टाइल लैंड है भैया। भारत की जो लैंड है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ठीक है ना, वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो ये उनको भी बात पता थी। तो रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे हैं, हर तरीके की सॉइल है, पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, पानी है, रहने के लिए बिल्कुल उच्चतम व्यवस्था है यहाँ पे। तो उन्होंने इंडिया को हमेशा एक कॉलोनी मानी। तो कॉलोनियल रूल बोला जाता है बेटा। कॉलोनियल रूल में जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कैसा चल रहा था। फिर बेटा उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालचाल थे, यानी कि खेती बाड़ी का क्या हालचाल था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालचाल थे, ये हम पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में उन्होंने क्या किया। स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि बेटा पर कैपिटा इनकम हो गई, इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो गया, है ना, या फिर हेल्थ के ऊपर बात हो गई, एजुकेशन के ऊपर बात हो गई। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। फिर ये बात करेंगे कि भाई जब वो देश छोड़ के जा रहे थे तो लोग कहां पे नौकरियां कर रहे थे, कितने लोग बिजनेस कर रहे थे, कुल मिला के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे देश का कैसा था, ये भी हम अच्छे से यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, लोग नौकरियां कर रहे थे तो उसमें मेन कितने थे, विमेन कितनी थी, पढ़ाई कर रहे थे तो मेन कितने थे, विमेन कितनी थी, किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे, ये सब पढ़ेंगे। और बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंग्रेजों ने क्या काम किया, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वैसे मैं बता दूं कि ये जितनी भी चीजें आप यहां पे पढ़ने वाले हो, तो एक समरी देता हूं आपको चैप्टर की शुरुआत में। वैसे तो समरी देते हैं आखिरी में, मैं आपको शुरुआत में दे रहा हूं। बेटा अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, पहली बात तो ये समझ लो। और अगर उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया भी है तो वो इंडियंस के लिए नहीं किया है, अपने लिए किया है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ट्रेन चलाई, रेलवेज लेके आए इंडिया में, लेकिन वो इंडियंस के लिए रेलवे लेके नहीं आए। ट्रेन जो चली वो इंडियंस के लिए नहीं चली, वो उनके अपने लिए चली। आपको आपको शायद ये पता होगा कि वो ट्रेन में लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सिनेमा हॉल बनाए तो वहां पे लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है ना। तो इंडियंस को वो वैसे भी अलाउ नहीं करते थे। हाँ, रेलवे का सिस्टम लेके आए तो वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, है ना, और इनलैंड ट्रेड को अच्छा करने के लिए लेके आए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए लेके आए। बाकी वो हमारे लिए बेटा ट्रेन नहीं चला रहे थे। ठीक है ना। तो उन्होंने जो कुछ भी काम किए वो अपने लिए किए, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बात तो आप ये समझ लो, है ना। जो थोड़ा बहुत किया वो अपने लिए किया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बेटा अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप बात को ध्यान से समझेंगे, देखो सबसे पहले बात को ध्यान से समझेंगे। बेटा इंडिया, क्योंकि हमेशा भारत में अगर आप देखेंगे तो हमेशा राजाओं महाराजाओं का शासन रहा। ठीक है ना भाई, कभी मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर रहा, उसके पहले और भी एम्पायर्स रहे, है ना, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ये सारी चीजें। तो हमेशा भारत बेटा बहुत ही मतलब भारत देश को वरदान रहा मोस्ट फर्टाइल लैंड रखने का। तो हमारे पास जो इतनी नदियां हैं, है ना, गंगा नदी है, यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियों ने, इंडस है ना, सिंधु नदी है, तो ये सारी नदियों ने भारत की लैंड को बहुत फर्टाइल बनाया। ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा हूं, है ना, बाकी ज्योग्राफी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है, बट फिर भी रिलेट करके समझा रहा हूं। तो क्योंकि बेटा इंडिया की लैंड इतनी फर्टाइल रही कि यहां पे एक साल में दो क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और बेटा बाकी की कंट्रीज में आप देखोगे तो वहां पे एक साल में, एक ईयर में एक ही क्रॉप उगाते हैं, लेकिन भारत में हमेशा से वरदान रहा
तो एक साल में 2 क्रॉप उगाई जाती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था हमेशा से। लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, गेहूं अनाज बेचते थे, चावल बेचते थे, खुद भी खाते थे और राजी खुशी रहा करते थे। ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा ये अंग्रेज। ठीक है ना। अब अंग्रेजों ने बेसिकली क्या किया वो समझते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इट्स नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज इट रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री, particularly in the period when India was under British rule which lasted for almost 2 centuries। सबसे पहले नोट करेंगे कि अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक, सेंचुरी बोले तो बेटा 100 साल की एक सेंचुरी होती है, 2 centuries का मतलब 200 years। अंग्रेजों ने हम पे बेटा लगभग 200 years, 200 सालों तक राज किया, बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल गई। ठीक है ना। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश, अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सोल पर्पस था was to India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। समझाता हूं बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले जैसे हम अपने देश को क्या बोलते हैं, भारत या हिंदुस्तान या इंडिया। ठीक है ना। तो अंग्रेज इतने आप कह सकते हो कि सेल्फ सेंटर्ड थे, इतना उनको मजा आती थी, तो वो उन्होंने अपने देश का क्या नाम रखा, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना। तो उन्होंने ब्रिटेन भी नहीं रखा, ग्रेट, कि भैया हम पहले से ही ग्रेट है, और वो अपने आप को भी ग्रेट और सुपीरियर रेस माना करते थे। ठीक है ना। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बेटा अपने यहाँ ऑफिसर होते हैं, है ना, तो उनको नाम से हम लोग जानते हैं कि भैया ये ऑफिसर है। ठीक है ना। तो वो अपने ऑफिसर्स के नाम के आगे क्या रख देते थे, लॉर्ड, है ना, जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड माउंट बेटन, है ना, लॉर्ड माउंट बेटन, आपने नाम सुना होगा, है ना, लॉर्ड विल्सली, है ना। तो इस तरीके से वो जो वाइस रॉय और गवर्नर जनरल भेजा करते थे, उनके नाम के आगे रखते थे लॉर्ड, और लॉर्ड का मतलब तो बेटा आप जानते ही हैं, जैसे लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड राम, भाई भगवान कहते हैं। तो हम लोग माउंट, वो लोग क्या कहते थे, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है ना। इंसान को ही भगवान बता देते थे, और बहुत सुपीरियर रेस मानते थे कि भैया हमारा जन्म ही हुआ है सब पे राज करने के लिए, हम मतलब भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं, और हम सब पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है ना। और भैया ये घमंड हो भी क्यों ना, लगभग आधी से ज्यादा दुनिया में उस समय ब्रिटिश अंपायर का राज चलता था, महारानी का राज चलता था, तो घमंड आना स्वाभाविक है, घमंड आ गया, कोई बात नहीं। इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस एरा को अगर आप देखते हैं, तो बेटा क्या होता था कि पहले भाई जब कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, तो हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, हमारी इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, लेकिन हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी और स्टैग्नेशन भी थी। देखिए बेटा क्या करते थे ये लोग, अब इनकी मैं मेजर पॉलिसी समझाता हूं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया हमेशा से ही एक क्या रहा, एक ऐसा देश रहा जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। ठीक है ना, बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे। तो ये क्या करते थे, मान लो ये है इनका ग्रेट ब्रिटेन, और ये है हमारा भारत या इंडिया। तो ये क्या करते थे, भारत से, अच्छा उसी समय पे लगभग बेटा 1870s 1880s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तेज हो गया था, कहां पे, इन वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब अंग्रेजों में और अमेरिकन ने क्या कर दिया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत तेज कर दिया था, मशीनों से सारा काम कराने लगे थे, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाने लगे थे। ठीक है ना। तो इनको अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए चाहिए होता था रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे भाई, इंडिया से मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते में इंपोर्ट करके अपनी कंट्री ग्रेट ब्रिटेन में ले जाते थे, और ग्रेट ब्रिटेन में सामान बना के, जैसे कपड़े वपड़े हो गए, सामान बना के मशीनों की हेल्प से सामान बना के कहां भेजते थे, भारत में बेचते थे, क्या, फिनिश्ड गुड्स। अब देखिए इससे भारत को दो तरफा नुकसान होता था। कैसे, आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दो तरफा नुकसान हुआ। देखिए जब रॉ मटेरियल ले गए तो बहुत कम पैसों में ले गए, और जब फिनिश गुड्स बेचे तो बहुत ज्यादा पैसों में बेचे, तो दो तरफ का नुकसान हुआ। दूसरी बात, जब फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल खरीद के ले गए तो बदले में सोना चांदी आना चाहिए था, लेकिन वो सोना चांदी आया ही नहीं। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ बेटा, जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारे पास वो भी गिरता जा रहा था, सोने चांदी के रिजर्व्स भी हमारे पास ना के बराबर थे भैया, इसी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी हो गई। ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो क्या होगा बेटा कि जैसे एक किसान है, मान लो आप किसान हो, मैं किसान हूं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे। ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि भाई हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा बहुत बेच लेंगे, हमें खाना भी तो है ना, गेहूं ही तो खाओगे ना भाई, भाई कुछ और तो ना खाने लगोगे, खाओगे तो खाना ही, आप खाना उगाओगे तो खाओगे, और फिर जो बचेगा वो बेचोगे। तो ये ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि गेहूं वेहूं मत उगाओ, क्या उगाओ,
कैश क्रॉप्स उगाओ, कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, जैसे इंडिगो, ठीक है ना, जैसे इंडिगो। इंडिगो यानी कि बेटा नील। अब इंडिगो वगैरह की खेती से क्या होता था बेटा, जमीन खराब होने लगती थी, ठीक है ना, और फार्मर्स के खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, है ना। तो यहां से पूरी कहानी अभी आगे बढ़ेगी और आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, है ना। अभी मैंने आपको जो ये करते थे वो समझाया कि क्या गलत करते थे, ठीक है ना। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, ये बात बिल्कुल साफ है बेटा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बाकी के देशों के बजाय कंपैरिजन में बहुत लो लेवल पे डेवलप कर रही थी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे पहले बेटा एक बात समझे, भले ब्रिटिश रूल के पहले मुगल अंपायर था, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। मुगल अंपायर था, है ना, या फिर साउथ में जो और भी अंपायर्स थे, ठीक है ना, वहां पे इंडिया की इकोनॉमी ब्लूम कर रही थी, वो अपने हिसाब से ट्रेड वगैरह करते थे फॉरेन कंट्रीज से, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है ना। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। बेटा हमारे देश में एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी बहुत होती थी। जैसे बेटा क्या बनता था, अपने यहाँ कपड़ा बनता था, टेक्सटाइल, है ना, टेक्सटाइल बनते थे, और अपने यहाँ जो डायमंड्स हैं उनको तराशा जाता था, ठीक है ना, अपने यहाँ सिल्क के फैब्रिक बहुत अच्छे बनते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने यहाँ इंडिया में बनती थी। अपने यहाँ मसाले यानी कि स्पाइसेस, है ना, जैसे कि आपकी ब्लैक पेपर वगैरह हो गया, बड़ा फेमस था, बहुत अच्छा ट्रेड होता था, जिसको आप काली मिर्च कहते हो, तो वो बहुत अच्छा बिकता था। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एटसेट्रा, ठीक है ना। इंडिया को कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, पत्थर जो लोग पहनते हैं ना, या फिर हीरे चांदी जो वो होता है ना, डायमंड वगैरह, these products enjoys a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India। तो इंडिया से जो भी बेटा इंपोर्ट होता था ब्रिटिश रूल से पहले, उनको बहुत अच्छा मार्केट मिलता था, बहुत अच्छे लोग पैसा कमाते थे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते थे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर भी था और आपका ये सारी चीजें भी थी। अच्छा मैं आपको यहीं पे एक चीज और बताता हूं। तो बेटा एक बहुत सालों पहले की ये बात है, जब वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के बारे में पता लगा, तो सबसे पहले कौन आया, आपने बुकों में पढ़ा होगा, किताबों में, वास्को दा गामा। कौन आए थे, वास्को दा गामा, ठीक है ना। और इन्होंने ही जो है सत्यानाश करना शुरू किया था, ठीक है ना। अगर ये ना आए होते तो वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के बारे में कभी पता ही ना लगता, ठीक है ना। तो वास्को दा गामा पूरा अफ्रीका घूमते हुए, है ना, पोर्तुगाल से इधर की तरफ आए, इंडिया की तरफ। तो जब वो अफ्रीका के एक पोर्ट पे थे तो उनको एक गुजराती ट्रेडर मिला। अच्छा वास्को दा गामा को इंडिया लाया कौन है, एक गुजराती ट्रेडर था, मुझे नाम नहीं याद है। तो वास्को दा गामा ने उससे पूछा कि भैया बताओ ये भारत कहाँ है, हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे, पूरा अफ्रीका घूम के आए हैं नीचे से। तो गुजराती ने कहा कि चलिए मैं आपको ले चलता हूं। तो जब वास्को दा गामा इंडिया आए, देखा अरे भैया इंडिया इतना अच्छा देश है, इतना सब कुछ है भारत में, तो वो क्या खरीद के ले गए, यहां से ब्लैक पेपर, काली मिर्च ले गए। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि बेटा पागल हो गए वहां के लोग, जो जो ब्लैक पेपर हमारे लिए बहुत मामूली सी बात है, हमारे घरों में रोज यूज होता है। तो जब वो पोर्तुगाल ले गए, स्पेन ले गए, तो वहां के लोग पागल हो गए कि भैया ये क्या चीज ले आए। तो यहां से जहाज जहाज भर के वो ब्लैक पेपर ले जाया करते थे और सोने चांदी के दाम पे बेचा करते थे। वास्को द गामा बहुत अमीर हो गए, ठीक है ना। और फिर उनको समझ में आ गया कि भैया एक इंडिया ऐसा देश है जहां से ट्रेडिंग जो है बड़े मजे से हो सकती है, और रास्ता उनको मिल ही गया था। और उनके बाद ही जो है फिर जो है वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया का पता लगा कि इंडिया भी एक देश है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक, ऐसी मैं छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाता रहूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना। और अभी इसमें गांधी जी भी आएंगे, इस कहानी में सारी चीजें होने वाली हैं। तो इंटरेस्ट लेके आपको ये पूरा पूरी पूरी ये जो पूरा चैप्टर है ये पढ़ना है कहानी की तरह। इसमें कुछ भी याद करने वाला बच्चों नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द colonial गवर्नमेंट in India were concerned more with the protection of promotion of economic interest of their home country। देखिए जो भी वो, ये लिखा हुआ है बेटा कि जो भी वो इंडिया में करते थे वो इंडिया के लिए नहीं करते थे, वो अपनी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए करते थे, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के लिए करते थे, ठीक है ना। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते में ले जाते थे, बदले में सोना चांदी लाते नहीं थे, और फिर इंडिया में ही अपने सामान बेचते थे और महंगे में बेचते थे। तो इस तरीके से इनकी जो ट्रेडिंग है वो चल रही थी।
अब आपको याद होगा बेटा कि यहां पे दो चीजें मैं आपको बताता हूं गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी, है ना भाई, महात्मा गांधी जी का जो पहला मूवमेंट बोला जाता है बेटा, उसका नाम है चंपारण मूवमेंट। क्या नाम है? चंपारण। ठीक है ना? तो चंपारण एक बेटा इलाका है, कहां पे? बिहार में। तो हुआ क्या कि भाई गांधी जी पूरा जब इंडिया आए, है ना, साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए लॉयर बन के, तो गांधी जी ने पूरा भारत जो है, भारत भ्रमण करना शुरू किया, भारत घूमना शुरू किया। अब गांधी जी ने भारत भ्रमण दो बार किया। पहली बार तो जब वो इंडिया आए तब किया, और दूसरी बार कब किया ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी के छात्र हो, ठीक है ना, स्टूडेंट हो। तो गांधी जी ने भाई भारत भ्रमण करना शुरू किया। अब जब भारत भ्रमण करना शुरू किया तो वहां पे उनसे किसान मिलने आए, बिहार के चंपारण से रहने वाले। आपने चंपारण मीट का नाम भी सुना होगा, बड़ा फेमस रहता है बड़े बड़े शहरों में, है ना, लोग चंपारण मटन वटन बनाते हैं, चिकन विकन बनाते हैं। तो चंपारण एक जिला है, इलाका है बिहार में। तो बिहार के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार, राजकुमार शुक्ला जी। तो ये आए महात्मा गांधी के पास। इन्होंने महात्मा गांधी से बोला कि सर देखिए ऐसा है, हम लोग किसान हैं और अंग्रेज जो है जबरदस्ती हमसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स उगवा रहे हैं, जिससे हमारी जमीन खराब हो रही है, ठीक है ना। और इस सिस्टम को बोला जाता था तिन कठिया सिस्टम, तिन कठिया, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तिन कठिया सिस्टम के तहत हमसे इंडिगो की खेती करवा रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने जी ने पूछा भाई दिक्कत क्या है? तो भाई किसानों ने बताया कि सर इंडिगो की खेती में हमारी जो जमीन है वो खराब हो जाती है, और इंडिगो जब बाहर बिकता है तो बहुत महंगे में बिकता है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है। तो महात्मा गांधी जी तब तक भैया भारत घूम चुके थे, तो उन्होंने कहा भाई चलो चंपारण चलो। चंपारण में बेटा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, और अपने मूवमेंट्स किए, और वहां पे फिर सरकार ने ये तिनकटिया सिस्टम को एबॉलिश किया था। ये महात्मा गांधी जी की पहली जीत थी, पहली फर्स्ट जीत थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वहीं से महात्मा गांधी जी फेमस होना शुरू हो गए कि भाई कोई ऐसा भी इंसान है जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटनों पे ला दिया, ठीक है। और यहीं से महात्मा गांधी जी पूरे देश में अपने फेमस होने लगे। एक हो गई ये बात। और दूसरी बात यहां पे ये है, ये मैंने आपको एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड बताया। अब मैं आता हूं बेटा आपको महात्मा गांधी जी की ही एक और बात पे। इन्होंने क्या लाए बेटा? ये स्वदेशी मूवमेंट लाए, है ना। याद है आपको गांधी जी की आप जब भी फोटो देखते हैं तो हमेशा चरखे के साथ देखते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या कहा गया भाई, है ना, स्वदेशी मूवमेंट में कहा गया कि जो भी आपके पास विदेश के सामान है उसको जला दो, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचते थे। महात्मा गांधी जी का कहना यह था कि भैया तुम अपने देश में चरखे से कपड़ा बनाओ, और पूरा जो खादी के कपड़े होते हैं वो बनाओ और वो पहनो, ब्रिटेन के कपड़े मत पहनो, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ये सब आपने बचपन में कभी ना कभी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बेटा आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या हुआ वो समझते हैं। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। देखिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमेशा अपने देश को एग्रेरियन ही रहने दिया, ठीक है ना। आपने आमिर खान की मूवी लगान भी देखी होगी। लगान में क्या होता है, देखिए ना लगान, अगर नहीं देखी किसी बच्चे ने तो जरूर देखना। एक क्रिकेट मैच होता है और कहा जाता है कि 3 साल का लगान हम आपका माफ कर देंगे। उस गांव में बारिश नहीं हो रही होती है, किसान बहुत परेशान होते हैं, तो क्रिकेट का मैच बद लेते हैं। बदना समझते हो, हम लोग हमारे यूपी में कहते हैं बद लिया, ठीक है ना। तो क्रिकेट का मैच बद लेते हैं वहां के गांव के लोग, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होता है, बैट पकड़ना भी नहीं आता है। वो ब्रिटिशर्स के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं, और शर्त ये होती है कि अगर इंडियंस जीत जाएंगे तो 3 साल का लगान माफ कर देंगे। आप देख सकते हो, मूवी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, है ना। तो क्या हुआ बेटा कि इंडिया की इकोनॉमी हमेशा क्या रही, एग्रेरियन रही फंडामेंटली। अच्छा एक बात और समझिए, जब कोई इकोनॉमी बूम करना शुरू करती है तो बेटा वो एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर में आती है। लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश काल में, ब्रिटिशर्स के रूल में 200 सालों तक हमारे इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब लोग एग्रीकल्चर ही करते रह गए, ठीक है ना। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बेटा 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी उस समय पे, और एग्रीकल्चर से जीवन यापन करती थी। Under the zamindari system, which was implemented in then Bengal presidency, the profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivator. अब समझो बेटा क्या होता था। तो ब्रिटिशर्स लेके आए एक जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में जमींदारों को बनाया गया। जमींदार हमेशा इंडियन होते थे, ऑलमोस्ट इंडियन होते थे,
और पहली बार ये सिस्टम लागू किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी में। अच्छा, जो बंगाल आप आज देखते हो ना, वो बंगाल वैसा नहीं था उस समय। बंगाल बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था और बंगाल को पूरा पूरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आज तो वेस्ट बंगाल बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी सिस्टम आता है बेटा। जमींदारी सिस्टम में जमींदारों को बैठाया गया, तो फसल बेच के जो पैसा कमाया जाता था वो सीधे जमींदारों की जेब में जाता था, फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता था। यहां से भी फार्मर परेशान हो गए थे, ठीक है। और आगे देखिए, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार was only to collect rent regardless of the economic condition of the farmers. This caused immense misery and social tension. अब बेटा ये जमींदार क्या करते थे, इनको मतलब नहीं है कि बारिश हुई है, मॉनसून। अच्छा बेटा, उस समय पे ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे, और ये जो ट्यूबवेल वाला सिस्टम है वो भी नहीं हुआ करता था। मॉनसून की बारिश के ऊपर, सावन के बारिश के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता था, ठीक है ना, कि भाई मॉनसून की बारिश होगी तो फसल हमारी अच्छी होगी। अब कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती थी, ठीक है ना, तो जिन इलाकों में बारिश नहीं होती थी तो फसल फेल हो जाती थी, क्रॉप फेलियर हो जाता था। जब क्रॉप फेलियर हो जाता था तो किसानों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो जमींदार हुआ करते थे बेटा, इनका मेन पर्पस ये था कि किसानों से टैक्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको कि फसल अच्छी हुई है या नहीं हुई है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटा टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास क्या था उस समय, कुछ नहीं था। इरिगेशन, यानी कि बेटा इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, तो जो पानी डालने की प्रोसेस होती है उसे सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन की फैसिलिटीज थी नहीं, कैनाल थे नहीं, नहर बनाई नहीं, ठीक है ना। एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं करते थे, मैन्योर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। All added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. और बेटा एक समय ऐसा आ गया जब इंडिया में बेचने का तो छोड़ो बेटा, खाने का अनाज भी नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, फार्मर्स के पास पैसा था नहीं क्रॉप उगाने का, सब कुछ ये लोग लूट लेते थे, फर्टिलाइजर थे नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, और खाने के भी कहते हैं, हमारे यूपी में कहते हैं लाले पड़ गए, तो खाने के भी लाले पड़ गए, ठीक है ना, बिल्कुल खाने का पैसा भी नहीं हुआ करता था, है ना, खाने का भी अनाज नहीं हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि भैया ये लोग तो सूट बूट पहन के खड़े हैं और ये हमारे इंडियंस हैं। India's agriculture was starved out of investment in terracing, flood control, drainage and desalinization of the soil. तो बेटा आप समझ लो कि पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, और बाढ़ आ गई तो बाढ़ में पूरा पूरा बह गया, ठीक है ना, पूरी पूरी क्रॉप बह गई, पूरा पूरा गांव बह गया, कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। खैर, while a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to, ये आया बेटा कमर्शियल क्रॉप। तो कुछ फार्मर्स ने क्या कहा कि भैया हम नहीं उगाएंगे गेहूं चावल, हम कैश क्रॉप उगाएंगे, है ना, या फिर कमर्शियल क्रॉप उगाएंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिगो। बेटा इंडिगो मतलब होता है नील, है ना, तो जो कपड़े में हम लोग कलर करते थे ना नील, सफेदी लाने के लिए, तो उसे नील कहते हैं। A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and nor technology had incentive to invest in agriculture. तो बेटा जो फार्मर्स होते थे, ठीक है ना, और जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना बीज वगैरह लाके और मेहनत कर पाए फील्ड में, तो बड़ी हालत खराब सी थी, ठीक है ना। चलिए, टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदारी adopting such an attitude, dates for depositing specific sums of revenue were fixed. देखो बेटा मैं बताता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है। एक सिस्टम था जिसका नाम था रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ये कहता था कि अंग्रेज कहते थे, मान लीजिए ये है ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, ये है ब्रिटिशर्स और ये है हमारा जमींदार, ठीक है ना, तो ये है ब्रिटिशर्स और ये है हमारे जमींदार और ये है हमारा किसान, ठीक है ना, ये है हमारा फार्मर, इंडिया का फार्मर। अब ब्रिटिशर्स क्या कहते थे जमींदारों से कि देखो भाई, तुम अपनी जमींदारी रखो, तुम जमींदार बने रहो, ठीक है ना। जमींदार बेटा एक एरिया का छोटा सा राजा बना दिया जाता था, पपेट राजा, पपेट किंग, है ना। तुम दो चार लोगों को भी अपने साथ रख लो ताकि मारा पीटी करनी हो तो आराम से कर पाओ, है ना, और उस एरिया पे अपना कब्जा बना के रखो। तो जमींदारों ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है माई बाप, बताइए क्या करना होगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम हमको हर साल हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते रहो, जिसको कहा गया रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है ना, कि भैया तुम हमको रेवेन्यू देते रहो, हम तुमको राजा बना के रखेंगे, और अगर पैसा नहीं दिए तो तुमको मार के भगाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम चलता रहा। अब जमींदारों के पास पैसा कहां से आएगा, फार्मर से आएगा।
तो जमींदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फार्मर क्रॉप उगा रहा है कि नहीं उगा रहा है, गरीब है कि अमीर है, पैसा है उसके पास कि नहीं है, बेटे की शादी करनी है या नहीं करनी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। ठीक है ना? क्योंकि भैया जमींदारी बचाने के लिए जमींदारों को रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के तहत पैसा देना पड़ता था। इसलिए जमींदारों का बेटा ये एटीट्यूड हो गया, मतलब आप समझो कि पूरा सिस्टम ही शोषण करने में, एक्सप्लॉयटेशन करने में लगा रहता था। ठीक है ना? तो फेलिंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट, अगर रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के तहत पैसा नहीं दिया गया तो जमींदार जो है बेटा वो अपने अधिकार खो बैठेंगे। इसलिए जमींदार दो चार लोगों को इकट्ठा करके, हट्टे कट्टे लोगों को इकट्ठा करके मारा पीटी करते थे, और मारा पीटी से काम नहीं चलता था तो जमीन अमीन उनकी हथिया लेते थे। इस तरीके से वो और पावरफुल होते जाते थे। तो ये सिस्टम बेटा उस समय चल रहा था। जमींदारी सिस्टम बहुत खराब है बेटा, और 1947 के बाद इसको अबॉलिश भी किया गया। नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने अबॉलिश कर दिया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई भैया बात। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। बेटा जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब एग्रीकल्चर कैसा था, ये भी समझते हैं। तो एक जमाने में हमारे देश में आते हैं फ्रेंच ट्रेवलर। अच्छा मैं बता रहा हूं ना बेटा कि जैसे जैसे जब किसी शहर में कोई चिड़ियाघर खुलता है ना, कोई पार्क खुलता है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो लखनऊ के जो बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। लखनऊ में एक जनेश्वर मिश्रा पार्क खुला, बहुत बड़ा पार्क खुला। तो जब पार्क खुला ना तो हर आदमी सैटरडे संडे, कहां जा रहे हो भैया, जनेश्वर मिश्रा, कहां जा रहे हो, जनेश्वर मिश्रा। तो पार्क का नाम है जनेश्वर मिश्रा पार्क, कहां जा रहे हो, जनेश, हर आदमी कहां जा रहा है, जनेश्वर मिश्रा, पिकनिक मनाने जनेश्वर मिश्रा। तो 2-3 सालों तक बड़ा क्रेज रहा जनेश्वर मिश्रा पार्क का। आज देखो खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं जाता, जाता भी है तो बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, इन कंपैरिजन। है ना, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं भैया। कोई लखनऊ का बच्चा हो तो बुरा मत मानना भैया, हम भी लखनऊ वाले हैं। तो कहानी यह है कि जब इंडिया के बारे में पता लगा ना तो पुर्तगाली, स्पेन के, फ्रेंच के, इटली के, रोम के सब लोग आने लगे इंडिया। अच्छा इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, देखें आओ इंडिया कहाँ है ना, इतनी बढ़िया कंट्री कहाँ है। और सबको अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया बहुत पसंद आने लगा। तो ऐसे ही भैया एक फ्रांस के फ्रेंच ट्रेवलर थे जिनका नाम था बेर्नियर। तो ये ट्रेवलर थे, है ना। बेर्नियर आए, भारत आए। कब आए भैया, ये 17th सेंचुरी में आए। कहां पे गए, बंगाल में गए, है ना। और उन्होंने अपनी किताब लिखी, किताब में बंगाल के बारे में बताया। देखिए क्या लिखा है बंगाल के बारे में, बहुत अच्छा लिखा है, अच्छी बात लिखी है। देखिए द नॉलेज, अच्छा 17th सेंचुरी में, है ना, किसका रूल चल रहा था बताइएगा कमेंट करके। द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स, बंगाल ये 2 बार गए। और इन्होंने लिखा है बेटा इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में, मी टू बिलीव दैट इट इज रिचर देन इजिप्ट। बोला जा रहा है भैया बंगाल जो है वो इजिप्ट से ज्यादा अमीर है। और इजिप्ट में तो आप जानते हैं भैया पैसा हमेशा से बहुत था। मूसा करके एक राजा थे जो दुनिया के सबसे अमीर राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट से अमीर है बंगाल। इट एक्सपोर्ट्स इन अबंडेंस, बंगाल से एक्सपोर्ट होता है क्या, कॉटन, ठीक है ना, देखिए सिल्क, राइस, है ना, राइस, चावल जाता है भाई, शुगर जाता है। अच्छा चावल को उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए, तो ये जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे भैया पानी की थोड़ी कमी रहती है। अब इन दैट केस वो चावल उतना उगा नहीं पाते हैं, तो इनको हमारे यहाँ का चावल बहुत पसंद आता था। चावल हो गया, है ना, बटर हो गया। इट प्रोड्यूसेस एम्पली फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, बंगाल में अपने कंजम्पशन के लिए भी चीजें बहुत उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट, है ना, वीट, वेजिटेबल, ग्रेन, फाउल्स, डक्स एंड गीस। इट हैज इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स एंड फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गोट्स। तो इनके पास बेटा पिग्स, शीप्स और गोट्स भी बहुत ज्यादा है। फिश ऑफ एवरी काइंड, हर तरीके की मछली पाई जाती है। मछली खानी हो बंगाल चले जाओ। फ्रॉम राजमहल टू द सी, देखिए राजमहल से लेकर, राजा के महल से लेकर समुद्र तक अगर आप आएंगे तो बेटा बहुत सारे कैनाल्स हैं, बहुत सारे कट इन बायगॉन एजेस फ्रॉम द गैंजेस। गैंजेस मतलब गंगा नदी की बेटा बात हो रही है। ये लोग गैंजेस गैंजेस पता नहीं क्यों करते थे, गंगा बोलते हैं हम लोग, गंगा माँ बोलते हैं, है ना। बाय इमेंस लेबर फॉर नेविगेटिंग एंड इरिगेशन, तो इन्होंने बताया भैया कि पानी की एकदम फुल टू सप्लाई है, आराम से खेती वेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा नदी बह रही है, तो अपने को बड़ी इंजॉयमेंट आ रही है बंगाल में रहने में। ऐसा इन्होंने, बर्नियर ने, फ्रेंच ट्रेवलर थे, उन्होंने हमको बताया। तो ये हमको पता लगा कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा बढ़िया जो है काम कर रहा था। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ ये समझिए बेटा, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, सिर्फ एक इंडस्ट्री सेटअप हुई जिसके बारे में आगे बताऊंगा, बैठे रहो, ठीक है ना। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, बेटा इंडिया कॉलोनियल रूल में इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पाया, और उनको पड़ी भी नहीं थी। आप समझो बेटा, आप किसी और के घर में जाओगे तो उसके घर में कहां क्या रखा हुआ है आपको क्या मतलब है। आप वहां रह रहे हो, खा रहे हो, मौज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो।
ब्रिटिशर्स भी यहाँ रहते थे, खाते थे, मौज करते थे, अपनी कंट्री में पता नहीं क्या उनको दिक्कत रहती थी, भारत चले आते थे, तो आते थे, मौज करते थे, लूट लूट के ले जाते थे, ठीक है ना। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड, ठीक है ना, कि भैया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की डिक्लाइन हो गई, क्योंकि बेटा क्या होगा, जब मशीनों से सामान बनेगा तो किसको पसंद आएगा हाथ से बना हुआ सामान, ठीक है ना। अब हम लोग भी देखो बेटा, आज अगर स्वेटर पहनते हैं तो नानी या दादी के हाथ के बुने हुए थोड़े ना पहनते हैं, हमें बुने हुए स्वेटर कहाँ पसंद है, वो मोटे मोटे स्वेटर नहीं पसंद है, हमें क्या पसंद है, मशीन से बने हुए पतले पतले स्वेटर हम पहनते हैं, जूडियो से जाके हुडी ले लेके आते हैं, वो कैसे मशीन से तो बनी है ना, हाथ से तो ना बनी है, ठीक है ना। द प्राइमरी मोटिव टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन एंड सेकंड टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। तो उनका बेटा प्राइमरी मोटिव क्या था, उनका प्राइमरी मोटिव था कि इंडिया को वो एक एक्सपोर्ट कंट्री बना दे, यहां से लेके जाते थे रॉ मटेरियल सस्ते में, इंडिया में ही बेचते थे महंगे में फिनिश गुड्स, पैसा आता था भैया, ठीक है ना। तो ये वाली बात थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट, बेटा इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, देखिए बेटा किसी भी इंडस्ट्री को ब्लूम करने के लिए, बूम करने के लिए मेरे बच्चों पैसा लगाना पड़ता है, इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, अप स्किलिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, लोन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जब ये सब करोगे नहीं तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो तबाह हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बची ही नहीं। नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेटा जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है ना। बट ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड। तो दो चीजें हुई बेटा, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई, खत्म हो गई, तो दो चीजें हुई। पहली बात तो जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, और दूसरी बात कि जो लोकली प्रोड्यूस गुड थे, जो लोकल में सामान मिल जाते थे वो मिलना बंद हो गए, अब हमें बाहर के गुड्स पे डिपेंड होना पड़ता था कि भैया बाहर के आएंगे तो हम, और बाहर के आते थे महंगे आते थे, ये भी प्रॉब्लम है। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. बेटा 19th सेंचुरी में हमने पाया कि कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में बनने लगी, किसने बनाई, कहां बनाई, कौन सी बनाई, अभी आगे बताने वाला हूं। तो इसीलिए कह रहा हूं भैया सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठे रहो, बैठे रहो और देखते रहो, ठीक है ना। लेकिन बेटा क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट था वो काफी स्लो था। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। बेटा ये जो लाइन है ये आपको याद करनी पड़ेगी, जो चीजें याद करनी वाली हैं वो याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। कॉटन की जो मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में होती थी उस टाइम पे। और जो बेटा जूट मिल्स थी, जूट की जो मिल्स थी जिससे गद्दे वद्दे बनते थे, जूट रस्सी वस्सी बनती थी, है ना, वो जो है बेटा बंगाल बंगाल के एरिया में बनती थी, डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। यही दो तीन इंडस्ट्रीज बेटा इंडिया में रह गई थी, ठीक है ना, और इन्होंने कुछ रहने ही नहीं दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो पहली इंडस्ट्री, ध्यान से सुनेंगे, पहली इंडस्ट्री जमशेद जी टाटा ने, ठीक है ना, जमशेद जी टाटा ने पहली इंडस्ट्री भारत में बनाई, है ना। और कब बनाई बेटा, 1907 में बनाई, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, है ना। और ये कहां बनी बेटा, ये जमशेदपुर में बनी। और ये एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, बिगेन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। Capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. तो बेटा बेसिकली ये इंडस्ट्री कैपिटल गुड की इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो ऐसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे आगे सामान बन पाते हैं, जैसे स्टील है, आयरन है, लोहा है, स्टील है ना, और या बर्तन, जैसे हम लोग स्टील के बर्तन में तो खाना खाते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके की चीजें इंडिया में बनने लगी। और ये बेटा इसकी फोटो है, फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो है, आप देखेंगे कि टिस्को की फोटो है, ये टिस्को, टिस्को की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है बेटा 1907 की, जमशेदपुर बाय जमशेद जी टाटा, नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और जीवीए रिमेन वेरी स्मॉल। तो बेटा ये जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता था बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन इनका होता था हमारे देश की जीडीपी में, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन हमारी देश की जीडीपी में होता था, ठीक है ना। तो आप ये मत समझो कि बेटा एक इंडस्ट्री बन गई तो इंडिया में सब कुछ अच्छा होने लग रहा था, ऐसा नहीं था, बहुत कम कंट्रीब्यूशन था इंडिया की जीडीपी में। और वैसे भी अंग्रेज जो है वो दिक्कत बहुत करते थे।
तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा देखेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। दूसरा हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, और तीसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। ठीक है ना। चलिए चौथा पढ़ते हैं टॉपिक फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में अगर मैं बता दूं तो यही है वो मूवमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्वदेशी मूवमेंट। बताइएगा कमेंट करके कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था गांधी जी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट में है ना जो है ये आप देख रहे हो कि फॉरेन के जो गुड्स थे उनको जलाया जाता था चौराहों पे आके, और इस तरीके से बहिष्कार किया जाता था, नॉन कॉपरेशन किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। बेटा आपको बता दूं मैं कि इंडिया हमेशा से ही ट्रेडिंग करने में बहुत आगे रहता था। ठीक है ना। हमेशा ही इंडिया में ट्रेडिंग होती थी, बाहर के लोग आते थे और हम लोग भी बाहर जाते थे और ट्रेडिंग वगैरह करते थे। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। देखिए ब्रिटिशर्स ये कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का कोई भी ट्रेड किसी और कंट्री को हो। ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि भैया जो इंडिया का ट्रेड हो वो हम ही से हो, और उनका मेन मकसद था लूटना, क्योंकि भैया सरकार उनकी तो लूटो जो लूट सको। आर्मी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी। आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, उनकी आर्मी उनकी पुलिस दाग दिया, है ना, हजारों लोगों के ऊपर पार्क में इकट्ठा करवा के, पार्क में इकट्ठा हुए लोग और फायरिंग कर दी। तो पुलिस उनकी, आर्मी उनकी, जबरदस्ती उनकी, करते थे अपनी मनमानी, कौन रोक सकता था। तो फॉरेन ट्रेड इस तरीके से बेटा उन्होंने लगभग खत्म कर दिया। जो भी इंडिया के रिसोर्सेज थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थे। ठीक है ना, उस समय पे, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी थी भैया, जिसकी कहते हैं ना वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्हीं की लाठी उन्हीं की भैंस थी। आगे देखते हैं। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, अब इंडिया से क्या जाता था वो समझिए, कहां, ग्रेट ब्रिटेन। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो, जूट, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ। तो हमारे यहां से कॉटन ले जाके हम ही को कॉटन के कपड़े बना के बेचते थे। कितने, मैं तो ये सोचता हूं कि कितने चालाक होते थे ब्रिटिशर्स, और ये चालाकी हम लोगों में कभी नहीं आई, है ना। कितने चालाक होते थे सोचिए, हम ही से सामान ले जाके हम ही को बेच रहे हैं। ठीक है ना, सोचने वाली बात है भाई कि कैसे चालाकी करते होंगे। एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और बेटा ब्रिटेन में लग गई थी फैक्ट्री, वहां के लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने इन्वेंशन किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, साइंटिफिक पढ़ाई करी। इंडिया में तो अच्छा पढ़ाई का भी स्तर बहुत खराब था उस समय पे, एजुकेशन का स्तर भी बहुत खराब था, है ना, विमेन्स एजुकेशन अलाउड नहीं थी, है ना। और जो भी एजुकेशन मिलती थी वो कहते थे कि भैया ब्रिटिश जो हम लोग पढ़ते हैं वही पढ़ लो, है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। और बेटा इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री तो थी कहने को नाम की, लेकिन बेटा ना हमारे देश में गोल्ड आता था, ना हमारे देश में सिल्वर आता था, हमारे देश में कुछ नहीं आता था। ठीक है ना। दिस वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे सर जो पैसा आता था उसका करते क्या थे। बेटा जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना। तो जो पैसा आता था, ठीक है ना, वो उन्हीं के खर्चे में खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि भैया उनको लड़ाइयां लड़नी होती थी, हर जगह जा जाके, अफगानिस्तान तक चले गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, हर जगह जाके लड़ाई करते थे। तो जो लड़ाई का खर्चा हुआ, ठीक है ना, जो उनके ऑफिस सेटअप करने का खर्चा हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट का, है ना, अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, ऑल ऑफ विच लेड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो भैया जो पैसा थोड़ा बहुत आता भी था वो अपने ऑफिस के खर्चे पे, पुलिस को मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, इन सब खर्चों पे, जो लड़ाइयां लड़ रहे थे जगह जगह दुनिया में जाके उसके खर्चे पे सब खर्च कर देते थे। और जो बेटा इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज का इंपोर्ट वगैरह होता था, जिससे कि क्या होता था बेटा, इंडिया की वेल्थ जो है ड्रेन होती जा रही थी, है ना। और ड्रेन का मतलब होता है बेटा लूटना या खत्म हो जाना। ड्रेन हो रहा था, खत्म हो रहा था इंडिया की वेल्थ, इंडिया के पास जो भी पैसा था। आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि इंडिया को हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना, गोल्डन बर्ड को के तौर पे इंडिया को देखा जाता था। आज जब अंग्रेज थे तो आप समझ गए होंगे क्या हालात थे, ठीक है ना। और इंडिया ने इसीलिए दोबारा सांस लेना शुरू किया आजादी के बाद। तो हम लोग को थोड़ा टाइम भी लग रहा है भाई डेवलपमेंट में, बट हो जाएंगे बहुत बहुत जल्दी। More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed within a few other countries. तो आधे से भी ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के लिए था,
थोड़ा बहुत ट्रेड और भी देशों से होता था, जैसे कि चाइना, है ना, या सेलोन जिसको आप श्रीलंका भी आज कहते हो, या फिर पर्शिया जिसको आप ईरान भी कहते हो। ठीक है। द ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल, अब बेटा यहां पे आता है एक टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, बिल्कुल वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। कैसे? देखो, सुएज कैनाल की ओपनिंग हो गई। सर अब ये सुएज कैनाल क्या होता है, समझाता हूं बेटा। फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना। अब सुएज कैनाल है क्या वो समझिए। देखो बेटा, यहां पे कहीं पे आपका है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, ये है यूनाइटेड किंगडम। यहां पे है स्पेन, पोर्तुगाल, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब वास्को द गामा चले, तो वास्को द गामा चले, अच्छा हुआ क्या कि स्पेन और पोर्तुगाल के लोगों में उस समय बहुत बेटा जंगी जहाज वगैरह बना लिए थे, क्योंकि भाई इनका समुंदर ही बगल में था, इनके स्पेन और पोर्तुगाल में। तो इन्होंने जंगी जहाज, बहुत बड़े बड़े जहाज डेवलप कर लिए। उन्हीं जहाजों की मदद से ये लोग जो है पूरी दुनिया में घूमते थे। तो क्या हुआ कि भैया स्पेन ने कहा कि हम उधर जाएंगे, अमेरिका की तरफ जाएंगे, अमेरिका की खोज करेंगे। और पुर्तगाल ने कहा कि भैया हम तो इंडिया में आएंगे, हम तो इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, है ना, तो ईस्ट की तरफ जाएंगे और खोज करेंगे। इन्होंने कहा हम वेस्ट की तरफ जाएंगे और खोज करेंगे। तो फिर वास्को द गामा चले, ऐसे चले, यहां से चले, ऐसे चले, पूरा 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 ऐसे घूमते हुए यहां से आते थे, पूरा घूमते हुए अफ्रीका के बगल बगल, क्योंकि पूरा टाइम पानी में भी नहीं रह सकते ना, पूरा टाइम ओशन में रह नहीं सकते, तो जमीन के बगल बगल चलते थे और पूरा अफ्रीका घूमते हुए, और फिर भैया ये इंडिया जो है आते थे। बड़ी दिक्कत होती थी। फिर ये लोग जो है इंडिया आते थे, बड़ी पूरा पूरा घूम के आना पड़ता था। ठीक है ना, पूरा घूम के आना पड़ता था। लेकिन फिर बेटा एक कैनाल खुल गया जिसका नाम था सुएज कैनाल। यहां पे आपको जो कैनाल दिख रहा है वो है सुएज कैनाल। ठीक है ना। आप सुएज कैनाल से अगर आप देख सकते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम है। ये पानी के रास्ते यहां से आए, है ना, कोपचे से, और यहां से आते हुए ये इंडिया पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता अब कितना छोटा हो गया। अब इनको घूम के नहीं आना पड़ता था, अब इनको छोटे रास्ते से आना पड़ता था। जब बेटा इन लोगों को ये शॉर्टकट नजर आ गया, जब सुएज कैनाल खुल गया, तो इनके लिए इंडिया में आना जाना दोनों आसान हो गया। अब आप पूरी बात समझ गए ना। तो यहां पे भगवान ने थोड़ा और इनका साथ दे दिया कि इनके लिए रास्ता छोटा कर दिया। अब ये लोग और अपनी मनमानी करने लगे, समझ गए ना, ये हो रहा था, है ना। उसके पहले जब अफ्रीका से घूम के आते थे तो दिमाग ठीक रहता था, लेकिन अब दिमाग खराब हो गया था क्योंकि सुएज कैनाल आ गया था। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus, but this surplus came at a huge cost to the country's economy. Several essential commodities, food grains, clothes, kerosene, etc., were scarcely available in the domestic market. बेटा होता क्या है ना, पहले हम अपने खाने का जुगाड़ करते हैं, फिर दूसरों को खिलाते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं ना। पहले हम खुद का पेट भरते हैं, फिर हम किसी और को खिलाते हैं। इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना, उससे क्या हो रहा था, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही सामान नहीं बच रहा था। जब सारा केरोसिन, फूड ग्रेन, कपड़े तुम बाहर भेज दे रहे हो, रॉ मटेरियल वगैरह तुम बाहर ले जा रहे हो, तो इंडिया के लोग क्या करेंगे? तो इंडिया में गरीबी और बढ़ती जा रही थी। मिजरी, एक वर्ड नोट करेंगे, मिजरी, MISERY, मिजरी बढ़ती जा रही थी। ठीक है ना, मिजरी माने आप समझ सकते हो, परेशानी, बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कुछ नहीं रह बचा था इस तरीके से। खैर भैया, सुएज कैनाल की बात करते हैं। सुएज कैनाल आपके सामने है, बहुत डिटेल में लिखा है, आप रीड कर लो, समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने समझा दिया है। सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। सबसे पहले ये बेटा भगवान का दिया हुआ वाटरवे नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। तो ये जो आपको इलाका दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट का, यहां पे आपको नजर आएगा कि सुएज कैनाल है। इट कनेक्ट्स पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी। ये जो बेटा आपका पोर्ट है, ये है पोर्ट सेड। while the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea। ठीक है ना। चलिए, the canal provides a direct trade route for ships operating between European and American ports and ports located in South Asia। तो साउथ एशिया मतलब बेटा ये एशिया है। एशिया के इधर आप जब जाएंगे, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया से डील करना बड़ा आसान हो गया था। East Africa and Oceania by doing away with the need to sail around Africa strategically and economically। तो अब हमें अफ्रीका से सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब हम स्ट्रेटेजिकली यहीं से सेल कर लेते थे, हम मतलब ब्रिटिशर्स। Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to Indian
मार्केट इजियर। बेटा नोट करेंगे, सुएज कैनाल कब खुला है? सुएज कैनाल खुला है 1869 में। तो ये भी प्लीज नोट कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या पता कभी कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले तो बता देना, ठीक है ना? ना पूछे तो कोई बात नहीं, जानकारी हो गई। चलिए बेटा आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में। डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि हमारे देश के लोगों की हालात कैसे थे उस समय पे, हमारे देश में जो लोग थे वो कैसे थे, ये समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कभी हम भारतीयों को अपना नहीं माना, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। तो उन्होंने हमारी पढ़ाई पे, हेल्थ पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना? सूखा पड़ता था वो लोगों को मरने देते थे, बीमारी आती थी वो लोगों को मरने देते थे, उनसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना? वो बस अपनों को दे अपने अपने आप को बचाते थे। तो बेटा शुरू करते हैं, थोड़ा सा पानी पी के। ओके फाइन, चले शुरू करें, बहुत बढ़िया। The overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was a negligible low of about 7%. तो बेटा उस समय पे सिर्फ 16%, 100 में से 16 लोग, 16 पीपल वर एजुकेटेड, सिर्फ वही पढ़ाई करते थे। और यहां पे किस पढ़ाई की बात हो रही है ये भी मुझे नहीं पता, डिग्री वगैरह लेने की बात हो रही है कि स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना? 7% वुमेन्स आर ओनली एजुकेटेड। अच्छा यहीं पे बेटा आपको बता दें कि हमारे देश की जो पहली फीमेल टीचर थी वो कौन थी? पहली फीमेल टीचर बताइए, सोच के बताइए, ठीक है? तो आपका ये होमवर्क है कि आप बताएंगे कि हमारे देश में पहली फीमेल टीचर कौन बनी। बहुत फेमस शख्सियत, और उनके हस्बैंड ने उनकी काफी मदद करी, हस्बैंड ने काफी उनको प्रमोट किया, और दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ थे वो सोशल वर्क के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना? हाँ, उनका सरनेम था फूले। कोई और, कुछ और याद आ रहा है? जी हाँ, सावित्री बाई फूले जी जो है, वो जो है हमारे देश में पहली फीमेल टीचर बनती हैं, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। और उनके हस्बैंड का क्या नाम था ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट। यानी कि बेटा हॉस्पिटल वगैरह के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? वाटर, पानी से और हवा से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती जा रही थी भारत में, और बहुत लोगों की जानें ले रही थी, हैड टूक ह्यूज टोल ऑन लाइफ, राइट? डेमोग्राफिक कंडीशंस में और भी बातें हैं, जैसे कि ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, एंड इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर थाउजेंड, इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 28 पर थाउजेंड। देखो बेटा, हजार में से हजार में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पैदा होते ही? इन्फैंट यानी कि जो छोटे बेबी होते हैं ना, उनको इन्फैंट बोला जाता है, जो बिल्कुल अभी बर्थ लेके दुनिया में आए हैं। तो अंग्रेजों के जमाने में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, अंग्रेजों के जमाने में। आज आप देखेंगे तो ये काफी कम है, लगभग 28 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी और कम है, जो लेटेस्ट डेटा आएगा वो और कम होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो। बेटा अंग्रेजों के जमाने में जो एवरेज एज होती थी भारतीयों की वो थी 32 ईयर्स, यानी कि एवरेज 32 साल हम लोग जीते थे। आज की डेट में अगर देखेंगे तो बेटा ये 69 ईयर्स पे पहुंच गई है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब लोग क्या काम करते थे? तो बेटा ज्यादातर लोग, जैसा कि मैंने बताया कि 85% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में थे, which usually remained at a high of 70 to 75%, while the manufacturing and service sectors accounted for only 10 to 15 to 20%। मैन्युफैक्चरिंग में 10 लोग और सर्विस सेक्टर में 15 टू 20 लोग। बेटा सर्विस सेक्टर में ज्यादा क्यों थे? क्योंकि बहुत से लोग इंडियंस ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश पुलिस का हिस्सा बन जाते थे, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो जैसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो चलो भैया ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया, है ना? वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमारे इंडियंस को बाहर भेजा गया था लड़ाई करने के लिए, ठीक है ना? पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्रोमाइजिंग एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। बेटा उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल, एक मद्रास और एक मुंबई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें आज 4 बड़े बड़े स्टेट्स आते हैं इंडिया के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ये 4 स्टेट मिलके एक मद्रास प्रेसिडेंसी बना करता था। बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर।
तो बेटा ये जो प्रेसिडेंसी के एरिया थे ये डेवलप थे, थोड़े बहुत डेवलप थे, तो यहां पे लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। तो क्या किया वो समझते हैं। यहां पे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने लगे और सर्विस सेक्टर में आने लगे। देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम। लेकिन बेटा क्या हुआ, ओडिशा, राजस्थान और पंजाब के स्टेट्स में एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग जाने लगे, ठीक है ना। तो जैसा अलग अलग स्टेट्स थे वैसा बेटा अलग अलग हिसाब किताब था। तो ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आप ये लिख सकते हो कि 75% पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, 10% people were employed in manufacturing sector and 15 to 20% people were employed in service sector। और इस तरीके से लोग हमारे यहाँ काम करते थे, ठीक है ना। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जा रहे थे, लेकिन राजस्थान, पंजाब और ओडिशा के जो फार्मर्स थे वो अभी भी एग्रीकल्चर करना पसंद कर रहे थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालचाल थे। जैसा कि मैंने बताया बेटा, उन्होंने ट्रेन बनाई, है ना, पोस्टेज लेके आए, लेकिन वो हमारे लिए नहीं लेके आए। इनफैक्ट गांधी जी को भी सबसे पहले बुरा तभी लगा जब वो ट्रेन में बैठे और उन्होंने देखा कि भैया लिखा हुआ है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे। बेसिक बात ये बेटा, जब 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 भी कोई इंसान या जब भी कोई व्यक्ति या किसी रेस या किसी कास्ट या किसी रिलीजन का आदमी ये कहता है कि भैया हम ही सुपीरियर है हमसे, तो उस तरीके का घमंड आ जाता है। फिर जैसे अंग्रेजों को घमंड था कि भैया वी आर सुपीरियर रेस, है ना, वी आर द पीपल ऑफ सुपीरियर रेस, वी आर गॉड्स चिल्ड्रेन, है ना, और ये इंडियंस हमारे लिए क्या है, तुच्छ है। ऐसा वो लोग सोचते थे। तो वो अपनी ट्रेन में लिख देते थे, सिनेमा हॉल में लिख देते थे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि वो हम लोगों को समझते नहीं थे, इंसान को इंसान समझते ही नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी। लेकिन हाल क्या हुआ, भगाए गए ना, ठीक है। चलो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। बेटा पोर्ट बने उनके अपने जहाजों के लैंड करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने किया अपने लिए किया, ट्रेन बनाई अपने लिए बनाई, चिट्ठी वाला सिस्टम शुरू किया अपने लिए किया, एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से किया। However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests। तो उन्होंने अपने लिए किया बेटा, हमारे लिए नहीं किया। Roads constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for the modern transport। और बेटा जो ब्रिटिश रूल में सड़कें बनाई गई वो ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी नहीं थी। The British introduced the railways in India in 1850 and it is considered as one of their most important contribution। ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे की टेक्नोलॉजी लेके आए, हाँ ये बात सही है, लेकिन हमारे लिए लेके नहीं आए थे, ठीक है ना। और उनका बस चलता तो वो कभी भारत छोड़ के ही ना जाते। उनको भारत इतना पसंद आ गया था, राज करने को मिल रहा था फ्री में बैठे बैठे, है ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो इट enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered commercialization of Indian agriculture which adversely affected the self sufficiency of the village economies in India। हुआ क्या बेटा, ट्रेन के चलने से क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी पहुंचने लगे। तो उससे फायदा ये हुआ कि भैया लोगों ने कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ा। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि जब ट्रांसपोर्ट इजी हो गया तो बेटा बहुत से लोग एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने लगे, यानी कि जो फसल होती थी उसको बेचने लगे। खुद के खाने के लिए, सेल्फ सफिशियंसी के लिए फूड ग्रेन नहीं बचे। सिंपल सी बात है बेटा कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी से कुछ अच्छा हो रहा है तो बेटा खराब भी होता है, ठीक है ना। नाउ द colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lane, है ना। तो इनलैंड ट्रेड वगैरह भी बेटा चालू हुआ। देख सकते हैं कि उस समय पे जो गरीबी थी वो बहुत ज्यादा थी और इस तरीके से लोग रहने पे मजबूर थे छोटे छोटे एरियाज में, ठीक है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, जो टेलीग्राफ का सिस्टम होता था ना, जिसको आप आज फैक्स भी कहते हो, अब तो फैक्स खत्म हो गया बेटा, कौन फैक्स करता है, व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है ना। तो फैक्स होता था, फैक्स से पहले टेलीग्राफ होता था। तो टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी विट्ठी भेजने का सिस्टम था वो उन्होंने अपने लिए किया बेटा, ताकि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो अच्छे से कर पाए। तो उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दैट पोस्टल सर्विसेज, जो चिट्ठी विट्ठी की बात हुई, ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिकेट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। और बेटा ये है पहला रेलवे ब्रिज जो बॉम्बे को थाने से जोड़ता है 1854 में। तो बेटा पहली ट्रेन कहां चली, समझ गए ना।
बॉम्बे टू थाने चली और ये बेटा एक ब्रिज बनाया गया था उस टाइम पे, आप देख सकते हैं 1854 में। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि यहां पे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि ट्रेन कैसे चलती है ना। ट्रेन थोड़ा नई बात थी उस समय के लोगों के लिए। बाकी बेटा टाटा एयरलाइंस अ डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 इनॉग्रेटिंग द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, आपको बता दूं कि टाटा के जो बाद में जो टाटा को चलाने वाले बने वो थे JRD टाटा। ठीक है ना, JRD टाटा। और JRD टाटा जी हमारे देश में पहले कमर्शियल पायलट बने जिनका लाइसेंस नंबर था 0001। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताता रहता हूं। और ये हो गए थोड़े बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपका सिलेबस से इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बता दिया। और यहीं से आप देख सकते हैं कि टाटा एयरलाइन पहली एयरलाइन थी जो 1932 में शुरू हुई। आज की डेट में एयर इंडिया, जिसको आप टाटा एयरलाइन कह रहे हो, एयर इंडिया जो है वो हमारी दोबारा से टाटा ग्रुप के पास चली गई है। बीच में गवर्नमेंट चला रही थी एयर इंडिया, अब दोबारा से टाटा ग्रुप एयर इंडिया को चला रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छा लगा होगा। एज यूजुअल हमारा यू पता नहीं क्यों चला जाता है, बट थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। कहानी की तरह मैंने समझाने की कोशिश की है और आपने कहानी की तरह ही सुना होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दूसरा चैप्टर जो आने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है। 1940 से लेकर, सॉरी 1950 से लेकर, है ना, 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश में क्या क्या हुआ ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। और थर्ड चैप्टर में आप 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी भी पढ़ोगे। तो इस तरीके से बेटा आगे बातचीत होती रहेगी। और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें कर रहे हो। बेटा कमेंट जरूर कर देना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको इस क्लास की PDF अपलोड कर दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा PDF आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। एंड मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, बाकी तो हर यूट्यूबर या हर यूट्यूब पढ़ाने वाला, पढ़ाने या समझाने वाला कुछ बताता ही है कि भाई पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और चैनल तुम्हारे काम का लगा तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।